सीबीएसई क्लास 10 एसएसटी उसमें हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बोर्ड के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो 3 तरह के फॉरेस्ट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व मतलब जो रिजर्व होता है, ठीक है, किसी के अंडर। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, गवर्नमेंट का इस पे अधिकार होता है। और जैसे फॉरेस्ट में लोग क्या करते हैं, लकड़ियाँ चुनते हैं बेचने के लिए, या फिर और भी कुछ चीज़ें चुनते हैं, है ना। और साथ में अपने पशु जो होते हैं, उनके जानवर वगैरह, उनको चरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वुड या टिम्बर जो लकड़ियों से फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये सब कलेक्ट करना बिल्कुल मना है। और साथ में ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जानवर वगैरह जो वहाँ पर घास वगैरह चरते हैं जंगल में, वो भी बिल्कुल मना है। यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती, ये पूरी तरह रिजर्व है। ये कहाँ कहाँ होता है, तो ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पाया जाता है रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब जिनको प्रोटेक्ट किया गया है। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, मैनेज किया जाता है, अधिकार गवर्नमेंट का होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल पीपल हैं, सबको नहीं, वहाँ के आसपास के जो लोकल पीपल हैं, जो क्षेत्र में उस एरिया में रहते हैं, वो लोग वुड कलेक्ट कर सकते हैं और अपने जानवरों को चरने के लिए छोड़ सकते हैं। और कोई नहीं, बस लोकल पीपल। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा में, उड़ीसा में और बिहार में। ठीक है, आप स्पेलिंग ओडिशा ऐसे आप लिखिएगा। अगला आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है, ये कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ लोगों के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। इन पर अधिकार गवर्नमेंट का बहुत कम होता है, ज़्यादातर वो प्राइवेट लोगों का होता है। कुछ लोग मिलकर इस पर अधिकार करते हैं, या फिर कम्युनिटीज़, कुछ समाज होती है, कुछ समाज के लोग या पूरी समाज का अधिकार होता है कुछ जंगल या उनके क्षेत्रों के बीच। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, जैसे आसाम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, वो सब जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये अधिकतर पाए जाते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और कुछ गुजरात के हिस्सों में भी ये पाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। कुछ कुछ एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है, तो वो मध्य प्रदेश है। उसके बाद चिपको मूवमेंट, जिसमें जो लोग हैं वो पेड़ वगैरह से चिपक गए थे, ताकि कोई उन्हें काट ना पाए पेड़ों को। ठीक है, तो एक चिपको मूवमेंट है, ये उत्तराखंड में हुआ था और फिर पूरे देश में ये फैला था चिपको मूवमेंट। फिर हम लोग कुछ कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व मतलब जहाँ पर बाघ वगैरह को, मतलब बाघों को बचाया जाता है और भी जानवरों को बचाया जाता है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, आसाम में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरला में। और कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस में जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन मतलब बचाना, हम लोग फॉरेस्ट को, जंगलों को कैसे बचा सकते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर लेंगे। उसके बाद एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन हमने सॉइल कंजर्वेशन उन सब में भी देखा था पिछले चैप्टर्स में। लैंड डिग्रेडेशन से बचाने के लिए भी ये यूज़ होता है। वैसे अगर हमें फॉरेस्ट को बचाना है, ठीक है, तो हमें और फॉरेस्ट या फिर और पेड़ लगाने भी होंगे। तो अफॉरेस्टेशन एक रिफॉरेस्टेशन होता है। उसके बाद पेपर शुड बी रिसाइकिल, क्योंकि पेपर किससे बनता है, पेड़ों को काट कर ही बनता है। तो पेपर को हम लोग रिसाइकिल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड। स्ट्रिक्ट मतलब जो टूटे नहीं, है ना, जिनको तोड़ा ना जाए, तोड़ने पर उनमें सज़ा हो, है ना। तो ऐसे लॉज, नियम, कानून बनने चाहिए। अगला कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, ये कहाँ पर है, आसाम में है। सुंदरबंस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है। और बंधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। ऐसे मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं। तो आप बस इनको एक बार देख लीजिएगा, अगर ध्यान रहा तो आप उसको अच्छे से लिखिएगा। फिर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर वगैरह, इनको, इनकी भी रक्षा बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ या फिर जानवर, जंगली जानवर वगैरह जो होते हैं, उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग आंसर लेंगे। उसके बाद पहला, मेकिंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इनको रखने के लिए हम लोग नेशनल पार्क बना सकते हैं, जहाँ पर ये रहे, कोई इनके साथ कुछ कर ना पाए, है ना। तो हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज।
तो कुछ नियम हों जो इनकी रक्षा करे, और कोई नियम अगर उनको तोड़े तो उसको सज़ा मिले। तो ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने मतलब हैं, और भी बनाने चाहिए और इसको अच्छे से लागू करना चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज। उसके बाद बैन ऑन पोचिंग। पोचिंग मतलब क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जानवरों को मारकर और फिर उनकी चमड़ी या फिर उनकी स्किन जो होती है या उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी हड्डियां होती हैं, और उन सब को बेच देना है ना, या फिर उनसे कुछ चीज़ें तैयार करके उसको बेचना, तो ये पोचिंग होती है। तो इस पे बैन लगना चाहिए, है ना। जानवरों को नहीं मारना चाहिए उनके बॉडी पार्ट्स के लिए या उनकी हड्डियों के लिए। फिर स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट कंजर्वेशन। हमें जो लोग हैं उनके पास ज्ञान भी फैलाना चाहिए, उनको भी ज्ञान देना चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए कि कैसे वो भी छोटे छोटे तरीके से रक्षा कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए, हमें फैलाना चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वगैरह भी जैसे हम लोग को वो परेशान करते हैं, तो जानवरों को भी पॉल्यूशन बहुत परेशान करता है, तो हमें पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना चाहिए, पॉल्यूशन ना हो। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से प्रोटेक्शन है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा हुआ। एक बार चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्सेज। तो डैम और रिवर्स, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं, मैप में भी इम्पॉर्टेंट है। तो सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के ऊपर है, और यहाँ से पानी किन किन राज्यों में जाता है, तो 4 मुख्य राज्यों में जाता है। 4 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। फिर डैम्स और रिवर्स, इनकी मैचिंग भी आती है और ये मैप में भी इम्पॉर्टेंट है। फिर कृष्णा गोदावरी इशू। तो कृष्णा गोदावरी ये जो इशू है ये कहाँ कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इनके बीच में ये कृष्णा गोदावरी, इनके पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इशू है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन। जो जल का प्रदूषण होता है या वाटर पॉल्यूशन होता है, उसके लिए 3 फैक्टर्स, 3 कारण हमें बताने हैं। तो पहले क्वेश्चन से आंसर ले लेंगे। 3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन आर। पहला, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड गोज इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो बहुत ज़्यादा जो खेती वगैरह में फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, वो धीरे धीरे पॉन्ड्स में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं और फिर उनको प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। अगला, वेस्ट एंड गार्बेजेस फ्रॉम हाउसेस आर थ्रोन इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। जो घर में भी जो कूड़ा कचरा वगैरह होता है उसको पानी में डाल दिया जाता है, जो कि सही नहीं है, उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। केमिकल्स एंड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ आर थ्रोन इन वाटर बॉडीज। तो जो केमिकल्स होते हैं या गंदगी जो होती है इंडस्ट्रीज़ से, उसको भी डाल दिया जाता है वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ मतलब यही हो गए रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स। तो ये सब दोबारा भी आप लिख सकते थे, मैंने यहाँ वाटर बॉडीज़ लिख दिया। तो जो इंडस्ट्री से ख़राब केमिकल्स वगैरह होते हैं, जो निकलते हैं गंदगी इंडस्ट्री से, उसको भी पानी में डाल दिया जाता है, नदियों तालाबों में, जो कि गलत है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, अलग अलग जगह पर पानी को बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे मेघालय, ये जो राज्य है, यहाँ पर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आप ध्यान रख सकते हैं जैसे खादिन्स और जोहात्स, ये इनमें पानी की रक्षा की जाती थी, तो ये कहाँ पर होता था, राजस्थान में। उसी तरह गुल्स और कुल्स, ये कहाँ होते थे, हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब पानी बचाने के तरीके हैं। फिर अगला हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ डैम्स या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो डैम्स और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके एडवांटेजेस क्या हैं, तो पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर लेंगे, है ना। डैम्स को जो आधुनिक भारत है इसका मंदिर भी कहा जाता था, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू इनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे, मतलब आधुनिक भारत के मंदिर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो एडवांटेजेस क्या हैं डैम्स और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या डैम्स एक ही बात है। तो इसमें पहले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड हो, तो पहले आप क्वेश्चन से आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद ये किस तरह, इनका लाभ क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो पहला, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो बिजली है उसको उत्पन्न करती हैं, जनरेट करते हैं, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, जो बिजली पानी के द्वारा उत्पन्न होती है। उसके बाद कंट्रोल और फ्लड या बाढ़ को कंट्रोल करने में ये बहुत मदद करते हैं। फिर उसके बाद स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, तो ये पानी को स्टोर करते हैं, पानी को बचा के रखते हैं, ताकि कभी बारिश नहीं हुई या फिर खेती वगैरह में ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, तो फिर यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है जिससे फसल उग पाए।
तो स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर को स्टोर करते हैं इरिगेशन के लिए, और फिर नेविगेशन, नेविगेशन में भी ये मदद करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए डैम्स या फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। यहाँ पर कुछ आंदोलन आप ध्यान रख सकते हैं। एक आंदोलन हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये गुजरात में हुआ था। उसके बाद टेहरी डैम मूवमेंट, ये उत्तराखंड में हुआ था। फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जैसे हमने देखा था कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट या फिर इशू, वैसे ही कावेरी वाटर डिस्प्यूट है वो किसके किसके किन स्टेट्स के बीच में है, कर्नाटका और तमिलनाडु। कावेरी का पानी को लेकर जो डिस्प्यूट है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। उसके बाद क्वेश्चन है राइट द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, पानी की कमी है और उस पानी की कमी के क्या क्या कारण हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर ले लेंगे। द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी आर, पहला वाटर पॉल्यूशन, वाटर बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है जिसके कारण वो फिर पीने के लिए या फिर और पर्पस के लिए मतलब फिर हम लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो पानी की कमी हो जाती है, वाटर पॉल्यूशन। फिर इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, जब जनसंख्या बढ़ती है तो सबको पानी की ज़रूरत होती है जिसके कारण पानी की कमी होती है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, खेती में जो इरिगेशन होती है या सिंचाई होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो जब बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है तो फिर पानी की कमी बढ़ने लगती है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री जो बनती है और पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोसेस में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है जिसके कारण पानी की कमी होती है। तो ये सब कुछ कारण थे पानी की कमी के। फिर इसके बाद आप मैप्स वगैरह में और फिर मैच द फॉलोइंग, इन सब में ये ध्यान रखिएगा डैम्स रिवर्स। उसके बाद हम लोग एक चैप्टर और करते हैं, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फल या फिर सब्जियां उगाई जाती है उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंगोज़ आम, ऑरेंजेस, ग्रेप्स संतरे और अंगूर, कैबेज फूल गोभी वगैरह, टमाटो टमाटर, तो ये सब जो उगाए जाते हैं इसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं, तो प्लांटेशन क्रॉप ऐसा क्रॉप होता है जो एक बहुत बड़ी जगह में सिर्फ एक ही उगाया जाता है। जैसे चाय, चाय के बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं, ठीक, कॉफ़ी हो गए, वहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी उगाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ चाय उगाई जा रही है, और ये सब फिर भेजी जाती है सीधा इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़ में फिर चाय बनती है ना, चाय पत्ती वगैरह को बनाया जाता है और फिर वो बेचा जाता है। तो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सब चीज़ उगाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए चाय हो गई, टी, कॉफ़ी, रबड़ हो गई, शुगर केन हो गया, ठीक है। आपको वो सब भी ध्यान रखना है, जैसे रबड़, रबड़ में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। फिर कॉफ़ी का लीडिंग स्टेट है ना, कर्नाटका वगैरह में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, टी आसाम में। तो ये सब आपको ध्यान रखने, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। तो मैप में लीडिंग स्टेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जूट, जूट का लीडिंग स्टेट में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ उगाई जाती है, तो वेस्ट बंगाल में। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, तो कर्नाटका में उगाई जाती है। फिर केसीसी, केसीसी होता है किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार द्वारा निकाला गया किसान की मदद के लिए केसीसी। तो ये सब और भी बातें हैं पर हम लोग इतना ही रखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 हो गया। अब हमारे पास बचता है चैप्टर नंबर 5, 6 और 7। इसको भी धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट में देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 SST में आगे बढ़ेंगे।